हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड हम लोगों ने क्लास 10th का काव्य खंड खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग गद्य खंड पे आएंगे। तो स्पर्श बुक का जो गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है बड़े भाई साहब, जो प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं कि कवि ने क्या लिखा। ठीक है, तो इसमें कवि ने अपने बड़े भाई और अपने बारे में लिखा। ठीक है, अपने बड़े भाई साहब की स्थिति बताई है और अपनी स्थिति बताई है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई थे वो उनसे केवल 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाई करना उन्होंने भी उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने किया था, परंतु शिक्षा जैसे कार्य में बड़े भाई साहब कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ना तालीम दिया है। तालीम मीन्स क्या होता है? शिक्षा। तो शिक्षा जैसे कार्य में उनके बड़े भैया कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, वो एकदम आराम से और क्लियर तरीके से पढ़ना चाहते थे। ठीक है, ये समझ गया ना आप? आगे की लाइन है कि इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सके। वे कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना था कि अगर हम घर की नींव ही सही तरीके से नहीं डालेंगे तो मजबूत मकान कैसे बनेगा। ठीक है, अर्थात अगर हम शिक्षा के पहलुओं को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपना भविष्य सुंदर कैसे कर पाएंगे, ये लेखक के बड़े भाई का मानना था। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। तो आगे की लाइन है कि मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि जो मेरे बड़े भाई थे वो मुझसे बड़े थे और मैं जो छोटा था। ठीक है, उनकी उम्र 14 साल की थी और जो मेरी उम्र है वो 9 साल की थी और बड़े होने के कारण उनके पास मुझे डांटने फटकारने और मेरी देखभाल करने का जन्म से ही अधिकार था। ठीक है, तो मेरी समझदारी इसी में थी कि मैं उनके हर आदेश को कानून समझूं और उनके हर आज्ञा का पालन करूं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब हम आगे की लाइन को देखते हैं कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब थे वो पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, वे हर वक्त किताब खोलकर बैठे रहते थे और शायद जब वे बहुत ज्यादा थक जाते थे पढ़ के, तब किताबों और कापियों के किनारों पर कुत्तों, बिल्लियों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम को, शब्दों को और वाक्यों को 10-20 बार लिख देते थे। ठीक है, और कभी कभी तो एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते और कभी तो ऐसे शब्दों की रचना करते थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था और ना ही उन शब्दों का आपस में कोई तालमेल रहता था। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। की लाइन है कि मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे
लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। ठीक है, तो लेखक उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने बड़े भाई साहब की कॉपी में यह लिखा देखा, जिसकी शब्द रचना इस तरह से थी कि स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने बहुत कोशिश की कि वह बड़े भाई साहब के द्वारा लिखे गए इन शब्दों या पहेली को सुलझा सके या इनका कोई अर्थ निकाल सके, लेकिन वह हर बार असफल रहते थे। ठीक है, वो भी बुरी तरीके से। और भाई साहब से पूछने की तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अब भाई साहब 9वीं कक्षा में थे और जो लेखक थे वो 5वीं कक्षा में थे। उनके शब्दों का अर्थ जानना या उनकी की गई रचनाओं को समझना उनके लिए आसान नहीं था। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी किंकरिया उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। ठीक है, तो कभी कह रहे हैं कि पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो यह मुझे ऐसा लगता कि पहाड़ को चढ़ने जैसा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। और जैसे ही मुझे जरा सा मौका मिलता मैं खेलने के लिए मैदान में चला जाता। ठीक है, और अगर कोई दोस्त मिल जाते तो मैं और टाइम तक वहां पे खेलता। कभी तो कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता और कोई मित्र अगर रहता था तो क्या करता था, मैं उनके साथ 4 दीवारी पर चढ़ जाता, कभी फाटक पर चढ़कर उसके पीछे करके मोटर कार का आनंद लेता। ठीक है, लेकिन जैसे ही खेल खत्म कर मैं कमरे में आता तो भैया का गुस्सा वाला रूप देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाता था। ठीक है, तो ये समझ गए ना। आगे की लाइन है कि उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता। ठीक है, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। तो लेखक कह रहे हैं कि जब भी मैं बाहर से खेल कर आता तो भाई साहब हमेशा एक ही सवाल एक ही अंदाज से पूछते थे कि कहाँ थे। ठीक है, और इसके जवाब में मैं हमेशा चुप रह जाता था। पता नहीं क्यों मैं कभी भाई साहब को ये जवाब नहीं दे पाता था कि मैं बाहर खेल रहा था, और मेरे चुप रहने से भाई साहब समझ जाते थे कि मेरी गलती है। ठीक है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और भाई साहब मेरे से इतना प्यार करते थे, इसलिए थोड़ा गुस्सा और प्यार के मिले जुले शब्दों में मेरा स्वागत करते थे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखते हैं। क्या है कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। ठीक है, तो कभी कह रहे हैं कि जो मेरे बड़े भाई थे वो हमेशा हमसे कहते थे कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, मैं पूरी जिंदगी में एक भी अक्षर नहीं जान पाऊंगा और अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है कि जो चाहे पढ़ सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो बेकार आदमी आज अंग्रेजी का विद्वान होता। ठीक है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए रात दिन किताबें पढ़नी पड़ती है और रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं अंग्रेजी आती है। और आती भी क्या है, कहने के लिए होता है कि हाँ हमें अंग्रेजी आती है। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, ना ही पढ़ पाते हैं सही से। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे है कि और मैं कहता हूँ तुम कितने घोघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ या तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। ठीक है, तो लेखक के बड़े भाई साहब कह रहे हैं लेखक से कि
उनको डांटते हुए कह रहे हैं, ठीक है, लेखक को, कि तुम इतना सुस्त हो, मेरे से तुम कुछ सीख नहीं पा रहे हो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम्हें तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो ये तुम्हारी आंखों और बुद्धि की गलती है, ठीक है। आगे की लाइन है कि इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रह जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, ठीक है। तो जो बड़े भाई साहब हैं वो छोटे भाई को कहते हैं, ठीक है, अर्थात लेखक को कह रहे हैं कि इतने सारे मेले तमाशे लगते हैं, क्या तुमने मुझे कहीं जाते देखा है? हर रोज कितने ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, कभी उनके पास मुझे भटकते देखा है? हमेशा ही मुझे तुम पढ़ते देखते होगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं एक ही कक्षा में 2 या 3 साल लगा देता हूँ तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम खेल कूद कर अपना समय बर्बाद करके तुम एक ही साल में पास कर जाओगे, ठीक है। तो लेखक इसी तरह अपना समय बर्बाद करता रहा तो पूरी जिंदगी एक ही कक्षा में लगा रहेगा, ऐसे उनके बड़े भैया बोल रहे हैं लेखक को, ठीक है। तो जो लेखक है वो अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए उनके बड़े भाई कह रहे हैं कि तुम अगर इसी तरह अपना उम्र गंवाना चाहते हो तो अपने घर चले जाओ और वहां पे मजे से गुल्ली डंडा खेलना, कम से कम दादाजी की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ देखो दिया है कि दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, ठीक है, अर्थात तुम दादा की मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हो। आगे है कि मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास इसका जवाब नहीं था, ठीक है, सिर्फ मैं आंसू बहाता क्योंकि गलती तो मेरी ही थी, तो मैं क्या जवाब देता, ठीक है। आगे है कि भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि भैया की डांट सुन के मेरे जो है आंसू बहने लगते थे, मैं हिम्मत हार जाता था क्योंकि गलती तो मैंने ही की थी। किसको डांट सुनना पसंद है, ठीक है। तो भाई साहब जो उपदेश दे रहे हैं वो बहुत अच्छा देते थे, ऐसे ऐसी बातें बोल देते थे जो सीधे दिल में लगती थी, ऐसी ऐसी चुपती बातें करते थे कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और उनकी बातें सुनने की हिम्मत टूट जाती थी। भाई साहब की तरह कड़ी मेहनत मैं नहीं कर सकता था। लेखक कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में मैं भी यही सोचने लगा था कि क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं, जो काम मेरे लिए मेरे बस से बाहर है वह काम करके मैं अपनी जिंदगी और अपना समय क्यों बर्बाद करूं, ठीक है। तो ये बात समझ गए ना आप। आगे की लाइन है कि मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करे, ठीक है। तो कभी कह रहे हैं कि भैया इतना देर तक पढ़ते थे, मुझे अगर उतना पढ़ना होता तो मुझे चक्कर आ जाता, ठीक है, मुझे पहले ही चक्कर आ जा रहा था कि भैया इतना सब कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने आप को मूर्ख कहना स्वीकार कर सकता था, लेकिन भाई साहब के बराबर मेहनत करने की और उनके बारे में सोचने की बात जब मैं सोचता था तो मुझे चक्कर आ जाता था, लेकिन भाई साहब की डांट फटकार का असर 1-2 घंटे तक मुझ पर रहता था और मैं इरादा कर लेता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, ठीक है। और यही सोचकर जल्दी जल्दी एक समय सारणी बना लेता। समय सारणी बनाने में पहले तो मैं कोई नक्शा तैयार नहीं करता था और ना ही कोई योजना बनाता था कि किस तरह से काम शुरू किया जाए, ठीक है कि टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती, ठीक है। लेखक बता रहे हैं कि जब मैं समय सारणी बनाता तो उसमें खेल कूदने का टाइम नहीं डालता, ठीक है, वो हम हटा देते क्योंकि भैया की डांट का असर रहता, तो उस समय पे मैं खेल कूद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। प्रातः काल 6 बजे उठना,
ठीक है। मैं प्रातःकाल 6 बजे उठता था, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, फिर मुंह हाथ धोता था, नाश्ता करता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था, ठीक है। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 से 8 तक मैंने समय सारणी में अंग्रेजी का टाइम डाला और 8 से 9 तक हिसाब, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक हिसाब पढ़ता था और 9 से 9:30 तक इतिहास, ठीक है। 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे तक वो इतिहास पढ़ते थे। फिर भोजन और स्कूल, फिर मैं भोजन करता और फिर स्कूल का टाइम आ जाता, ठीक है। आगे है कि 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। स्कूल से जब मैं वापस आता था 3:30 बजे तो मैं आधा घंटा ही केवल आराम का टाइम समय सारणी में लिया था। 4 से 5 तक भूगोल, उसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भूगोल का टाइम था। 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम, ठीक है। तो ये सारे समय सारणी में उन्होंने मेंशन कर दी थी और इतनी चीजें कंप्लीट करने के बाद उनका विश्राम का टाइम आता था, वो भी लास्ट में, ठीक है, आराम का टाइम आता था, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। आगे है कि मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि समय सारणी बनाना तो आसान बात है, लेकिन उस पर ध्यान देना, उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना बहुत कठिन काम था, ठीक है। आगे है कि पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि पहले ही दिन से मैं उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा था। मैंने समय सारणी तो बना दिया था लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, ठीक है। तो कभी कह रहे हैं कि जब मैं समय सारणी तो बना लेता लेकिन पहले ही दिन से फॉलो नहीं कर पाता था। तो मैदान में बहुत सुखद हरियाली, ठीक है, जगह थी, फिर हवा के झोंके चल रहे थे, फुटबॉल थी, वहां पे फुटबॉल खेलने की जगह थी, उछल कूद होती थी, कबड्डी होती थी, वॉलीबॉल होती थी और इन सब के बीच में वो लोग, मतलब जैसे लगता था कि वो मुझे अपने तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है और इन सब चक्कर में मैं पढ़ना भूल जाता था, ठीक है। समय सारणी बना लेता था लेकिन पढ़ना भूल जाता था, ठीक है। आगे है कि वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, ठीक है। कभी कह रहे हैं कि वो जो टाइम टेबल, जो समय सारणी मैंने बनाई थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला था, ठीक है। उसमें बहुत सारी पुस्तकें थी जो मुझे याद भी नहीं होती थी और फिर क्या होता था जब मैं फॉलो नहीं करता था, उसका समय सारणी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता था, तो बड़े भैया जो थे वो नसीहत देने लगते थे, ठीक है, मुझे डांटने लगते थे और मुझे बेकार में ही सुनाने लगते थे। उनको एक मौका मिल जाता था मुझे डांटने का जब मैं पूरी तरीके से उस समय सारणी को नहीं कर पा रहा था सही से, ठीक है। आगे है कि मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, मैं कमरे में इस तरह दबे पावा था कि उन्हें खबर ना हो, ठीक है। कभी कह रहे हैं कि जब मैं समय सारणी पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जितना मैंने उसमें समय दिया था हर सब्जेक्ट को पढ़ने की, जब मैं पूरा नहीं कर पाता तो मैं डर जाता, ऐसा डरता कि उनकी परछाई से भी मुझे डर लगने लगता, ठीक है। और मैं कमरे में अपना पैर दबा के इस तरह भागता कि बड़े भैया को पता भी ना चले कि मैं आया हूँ, ठीक है। आगे है कि उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, ठीक है। जब बड़े भैया की नजर मेरी तरफ पड़ती है तो ऐसा लगता था कि मेरे प्राण अब निकल गए हैं, मुझे इतना ज्यादा डर लग जाता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, ठीक है। कभी को लगता है कि एक ऐसी तलवार है जो मेरे सिर पर ऐसे लटक रही है, ठीक है, बड़े भैया को देख के। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था, ठीक है। कभी कह रहे कि मैं भैया से तो बहुत डरता था, इतना डरता था कि जैसे लगता था कि तलवार अभी है, अभी पता नहीं कब गला कट जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता था, ठीक है। अर्थात मैं खेल को नहीं छोड़ सकता था, चाहे जितना मुझे भैया डांटे, चाहे जितना मुझे वो मारे, लेकिन मैं खेल का तिरस्कार नहीं कर सकता था, खेल को नहीं छोड़ सकता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।